हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार और आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ में। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपका ये जो न्यूज़पेपर है वो एग्ज़ाम में किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इन द सेक्शन ऑफ करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके या जनरल अवेयरनेस आप कह लीजिए इसको, या जनरल नॉलेज वाला सेक्शन कह लीजिए, और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स। तो ये जो करेंट अफेयर्स का आपका पर्टिकुलर ये सेक्शन है, ये आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपके एग्ज़ामिनेशन में इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। अप्रॉक्सीमेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 to 30 क्वेश्चंस, और ये मेनली अगर हम बात करें क्लैट और आईलेट के सेक्शन के लिए। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम इस विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ में आईपी मैट, क्लैट, NMIMS, DU जेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस और अदर जो भी आपके ट्वेल्थ के बाद के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको देखिए, समझिए। ये ना सिर्फ आपके क्लैट के लिए बल्कि आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि आईपी मैट या DU जेट, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन में भी करेंट अफेयर्स या जो इंटरव्यू का आपका पोर्शन है उसमें आपको न्यूज़पेपर किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से है। ठीक है, तो हाउ कैन न्यूज़पेपर हेल्प इन करेंट अफेयर्स। इसमें आप इसको देख सकते हो। मैंने इसमें अभी रिसेंट की एक न्यूज़ एक न्यूज़ का यहाँ पे कटआउट लिया है, दैट इज़ UNSC रेजोल्यूशन एड्रेसेस की कंसर्न्स ऑन अफ़गानिस्तान। ये इंडिया का स्टेटमेंट था। इंडिया अभी आपका जो ये UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका ये चेयरमैन था, चेयरमैन के रूप में काम कर रहा था, और उसने कुछ इम्पॉर्टेंट वहाँ पर रोल प्ले किए हैं, बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है इंश्योरिंग द रेजोल्यूशन। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास करवाया अफ़गानिस्तान के ऊपर, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम पूरा ये न्यूज़ अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आपको मैं अलग से पूरी ये हिंदू और जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके करेंट अफेयर्स और जो भी न्यूज़ है उसकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ में रेगुलर बेसिस पे लाऊंगा। फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि जब आप अपने से एफ़र्ट लगा रहे हैं, जब आप खुद का एफ़र्ट लगा रहे हैं, हाउ यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर, किस तरह के न्यूज़ को आपको वहाँ पर लेकर के चलना है, न्यूज़ में किस तरह की जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, किस तरह की चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला चीज़ कि अगर हम क्लैट के सेक्शन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप वर्डिंग्स को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो भी उसमें वर्डिंग्स यूज़ की जाती हैं, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस तरह से समझिए कि आप उसको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान करके चलिए उसमें हर एक वर्डिंग को। जैसे UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है। इसमें एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा P5, तो आपको ये जानना है कि P5 क्या है। फिर अगर P5 आप पता कर लेते तो आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि इंडिया इसमें किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, या इंडिया अभी इसमें किस तरह से है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, या अगर मेंबर है और अभी जैसे चेयरमैन था तो कैसे बना। तो यहाँ पर देखो कुछ तो आप जब इस कटआउट को पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे P5 रेफर्स टू 5 परमानेंट मेंबर्स। वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। दीज आर 5 मेंबर्स। इसके अलावा इसमें और भी आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? S जयशंकर, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो अजीत डोवल। तो यहाँ पर बात किया है दैट इज़ अ हाई लेवल ऑफिशियल कॉन्टैक्ट विद UNSC मेंबर्स इंक्लूडिंग अ कॉल ऑफ US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। अब इस तरह की न्यूज़ में आप समझो कि ये फ़िलहाल के लिए आपका करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक जीके भी है, जिसको आप इसको कवर करते हुए चल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़ को आप पढ़ते समय सिर्फ न्यूज़ को ना देखिए, उससे रिलेटेड आप और भी चीज़ों को समझिए। क्या चल रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान क्या है, तालिबान के इशूज़ क्या हैं, तालिबान का फॉर्मेशन कब हुआ, अभी तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये किस डेट को कंप्लीट हुआ,
कौन से नेशन इसके सपोर्ट में है, कौन से नेशन इसके अगेंस्ट है, या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं। सो थ्रू आउट आप अब जब न्यूज़ को पढ़ते हो तो आप इस तरह से इसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। जब आप खुद से एफर्ट लगाते हो तो खुद से थोड़ा बहुत तो आप इसमें हल्का फुल्का ये जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसको आप ले करके चल सकते हो। दैट इज़ यूएनएससी का रेजोल्यूशन हो गया, इसके अलावा P5 मेंबर्स हो गए, और जो भी इसमें आपको न्यूज़ देखने को मिलती हैं इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे है, इट मेंशन इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड बाय रेजोल्यूशन 1267, ठीक है, विच इंक्लूड्स द लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इसमें न्यूज़ में इन सब चीज़ों को देखोगे, ये जो भी पॉइंट है, जैसे ये रेजोल्यूशन नंबर 1267 ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे इसके थ्रू जो भी इंडिविजुअल हैं उनको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ जो भी इसमें अदर जो न्यूज़ है, इन्वॉय मीट्स तालिबान लीडर के साथ में हमारी अलग से मीटिंग हुई थी। तो ये मीटिंग किस जगह पे हुआ था, ये कतर के अंदर हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सॉफ्टेंड इट्स स्टांस ऑन द तालिबान, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इट्स एम्बेसडर टू कतर दीपक मित्तल, ठीक है, जो वहाँ के एम्बेसडर थे कतर के, उन्होंने कतर में तालिबान के साथ मुलाकात की। और किसके साथ मुलाकात हुई थी, दैट इज़ शेर मोहम्मद अब्बास, इनके साथ में वहाँ पे मुलाकात हुई थी। उसके बाद तालिबान फोर्सेस सेलिब्रेट। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो यहाँ पे कवर की गई थी, और उसका यहाँ पे आप कटआउट देख सकते हो। तो दैट इज़ कि जब आप उसको पढ़ते हो तो उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट आपको की पॉइंट्स दिखे, जैसे यूएनएससी P5 यहाँ पर, उसके अलावे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर 1267, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप खुद से या तो इसको एक नोटबुक अलग से आप बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी आपको करंट इश्यूज़ दिख रहे हैं, जो भी जैसे क्या हुआ तो इंडिया ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया है, इस न्यूज़ को जब आप पढ़ोगे तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा। इसके अलावे ये मीटिंग हुई तो कहाँ पे हुई, किस जगह हुई, किसने पार्टिसिपेट किया उस मीटिंग में, इंडिया की तरफ से कौन था, तालिबान की तरफ से कौन था। तो ऐसे न्यूज़ को भी आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक और आपको कटआउट देखने को मिलेगा, इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर। अब ये जो पर्टिकुलर आपका न्यूज़ है ये एडिटोरियल से लिया गया है। एडिटोरियल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ब्रिक्स क्या है। अब देखो सिलेबस में आपका पार्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो आपको ये जानना है कि ब्रिक्स की हिस्ट्री क्या है। ब्रिक्स जब फॉर्म हुआ था तो 4 नेशन के साथ फॉर्म हुआ था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। कब ऐड हुआ था, किस ईयर में ऐड हुआ था, किस सेशन में या किस जगह पे वो उस मीटिंग में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। ब्रिक्स जो नेशन है वो है क्या, ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अभी जो ब्रिक्स के जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो कौन है, यानी जैसे आप ये देख सकते हो ये 5 आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर द ब्रिक्स हेड्स, ठीक ना, ब्रिक्स के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके ये हेड हैं। अब ये जो एडिटोरियल था वो मेनली ये था, जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो ये आपको एडिटोरियल में ये ध्यान देना होता कि किस तरह के ब्रिक्स के सामने चैलेंजेस हैं, इनके सामने किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्रिक्स मेंबर्स आने वाली मीटिंग में किन सब जो इश्यूज़ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बट क्लैट के प्रिपरेशन के लिए आपको कम्प्लीटली स्टैटिक जी के, हिस्टोरिकल इवेंट्स और करंट अफेयर्स, आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके कम्प्लीटली आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो मैंने बोला ना, कीवर्ड्स आप ध्यान दीजिए। ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स आपको न्यूज़ में दिख रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, देखिए कि किस तरह की चीज़ें जो है वो ब्रिक्स जो है उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है, उसके अगर कुछ उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है आप उसको कवर कर सकते हो, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको कवर कर सकते हो। ब्रिक्स की मीटिंग अभी होने वाली है 9 सितंबर को। इसके अलावा देखो अब इसमें कुछ था, जैसे अभी ये 13 ब्रिक्स समिट है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 13th जो ब्रिक्स समिट था उसको होस्ट किसने किया, या उसी में ये न्यूज़ आ जाता है कि अगला अब होस्टिंग नेशन कौन होगा, तो उसको आपको पता होना चाहिए। इससे पहले होस्ट किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी इस साल जो होस्ट कर रहा है उसने पहले भी कब कब उसको चेयर किया था या होस्ट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे न्यूज़ जब आप रेगुलर बेसिस पे इसको कवर करते हो तो आपको ये
ऑलरेडी पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पर एक ये है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इज सेल्फ एविडेंट, इट रिप्रेजेंट्स 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द लैंड एरिया, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जानते होंगे आप इसके बारे में, दैट इज़, एंड 16% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हो सकता या बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकता जब तक कि ये आपको कंटिन्यू आपको न्यूज़ में इसके बारे में सुनने को देखने को ना मिले। ओके, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देख सकते हो, जैसे अब इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ये सब आप रेगुलर बेसिस पे अगर न्यूज़ कवर करोगे तो ऐसे भी आपको ये कवर हो जाएगा। हो सकता है ब्रिक्स से रिलेटेड पैसेज में ना पूछे, हो सकता है क्लैट के एग्जामिनेशन में ना पूछे, आईलेट में आपको ये पूछ दे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, हमारा कतर का जो हमारे एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो इस तरह की न्यूज़ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा ये बहुत सारी इसमें चीज़ें दिख रही होंगी, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते, तो आपको ये हेल्प करता, मीन्स इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। अभी से अगर न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत है और आपका ये सपना है कि क्लैट करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो आपकी ये आदत जो है आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। इवन कि अगर अभी से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है तो आप अगर एक अच्छा लॉयर बन सकते हैं, एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, आप अपने केसेस को अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं, आपको बारीक से बारीक नॉलेज की जानकारी जो है वो होने लगती है, उसमें आने वाले जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उस पर आप अपने राय बना सकते हो, अपनी राय रख सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अब ये जो भी है इसमें देखो यहाँ पे है लॉन्च्ड बाय अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, यहाँ पे थोड़ा सा उसका ये देखो हिस्ट्री यहाँ पर बता करके रखा है, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। तो पढ़ते समय लॉन्च बाय अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, इन 4 नेशन के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के साथ ये शुरू हुआ था। 2006 में शुरू हुआ था। द पॉलिटिकल सिनर्जी क्रिएटेड बाय द रेगुलर समिट्स सिंस 2009, ब्रिक टर्न इटसेल्फ इनटू ब्रिक्स, जब इसमें साउथ अफ्रीका की एंट्री हो जाती है, कब होती है 2010 में, देख रहे हो ना। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स अभी न्यूज़ में है, ब्रिक्स से रिलेटेड आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक जीके है, उससे रिलेटेड जो भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स है और जो होने वाली उस पर करेंट अफेयर्स है, इसको आपको कवर करना है। स्टैटिक जीके में जैसे इससे पहले कौन था या साउथ अफ्रीका कब इसमें ऐड हुआ, अब आप इसको हिस्टोरिकल इवेंट मान लो या ये मान लो, ठीक है। चलो, तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, आप इसको थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारा आज का कंप्लीट ये सेशन है सिर्फ ये समझने के लिए कि न्यूज़ को पढ़ते कैसे हैं। तो अब इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप निकाल सकते हो। देखो, द सेकंड टू रिजॉल्व द कॉम्बैट टेररिज्म। अब ये देखो, ये सब पॉइंट्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर ये डिस्कस हुआ, डिस्कस होने के बाद इस पर रेजोल्यूशन पास होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स समिट के अंदर इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन या किस मैटर के ऊपर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। समझ रहे हो? ये अभी बातें हैं कि क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, क्या उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऐसे न्यूज़ आपको कवर नहीं करने हैं। अगर उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर ये सब न्यूज़ उठी हैं, इन सब के ऊपर बात किया गया है, रेजोल्यूशन का ये पार्ट है, वहाँ पे सभी लीडर्स ने माना है कि हाँ, टेररिज्म के ऊपर ये प्लान बनना चाहिए, टेररिज्म को हम ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे या यूएन में इस तरह से इसको उठाएंगे, इन सब मैटर्स को, then it will be important for you. So now you can understand that कि ऐसे न्यूज़ को कवर भी आपको करने की ज़रूरत है, बट किस टाइम कवर करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इन सब को थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैव बीन इनकरेजिंग एन इंक्रीज इन इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, मतलब ब्रिक्स के जो अलग अलग नेशन हैं उनको आपस में वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जैसे इन डाइवर्स एरियाज़ लाइक एग्रीकल्चर में वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, डिजास्टर रिजिलियंस में, डिजिटल हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कस्टम कोऑपरेशन। किसी का जैसे इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत अच्छा माना जाता है, चाइना का बहुत अच्छा है। डिजास्टर रिजिलियंस में भी इंडिया ने बहुत वर्क कर रखा है, जहाँ क्योंकि इंडिया में हमेशा आप देखते हो साइक्लोन वगैरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, फ्लडिंग का देखने को मिलता है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बट बहुत कुछ हमने अचीव किया भी है। एग्रीकल्चर, इसमें हम
इसमें हम ब्राज़ील से इसमें हम चाइना से सीख सकते हैं, ब्राज़ील से सीख सकते हैं, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं। कस्टम कोऑपरेशन की बात है, चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो डिजिटल हेल्थ वगैरह सब सारी चीज़ें जो हैं वो इन सब मुद्दों के ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे बात होती है, पॉलिसीज़ बनती हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आप उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि ब्रिक्स का या कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, टू द पॉइंट कवर कीजिए। नेक्स्ट देखो क्या है, टेक अवेज और द आइडिया ऑफ ब्रिक्स। तो ये भी इतना इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो अगला, इन अ फर्स्ट। अब ये तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखो पहला चीज़ ये करंट इवेंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर मंथ यानी सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो सितंबर में कितने जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस ने एक साथ ओथ लिया। तो कितने जजेस, 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ओथ लिया। अब इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी फीमेल जजेस थी, ठीक है। इसका देखो, इसका एक यहाँ पे कटआउट है, क्रैक्स इन द ग्लास सीलिंग, ठीक है। ज़्यादातर फीमेल जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक उतनी पहुंच नहीं पाई हैं आज तक की आप हिस्ट्री देखोगे तो। बट इट वाज अ टाइम जब एक साथ 3 जजेस, अब इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन ये जजेस थी जिन्होंने उसमें किया था, और इनके थोड़े बहुत आप इनके बारे में जान सकते हो। जैसे देखो जस्टिस वी नगराथन, अब इन्होंने क्या है, फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027। ये अगर इस तरह से देखा जाए तो ये 2027 में ये हमारी पहली चीफ जस्टिस बन सकती है। ये इनके अपॉइंटमेंट के अलावे हैं ये, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ प्रीवियस, हिमा कोहली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट वाज एलिवेटेड टू दिल्ली हाई कोर्ट बेंच इन 2006। जस्टिस बेला त्रिवेदी फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट, शी वाज एलिवेटेड टू द गुजरात हाई कोर्ट बेंच इन 2011। तो इस तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किस तरह से अभी फीमेल जजेस का नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। गर्ल्स जो ये वीडियोस देख रही हैं, यू कैन बी ऑल्सो वन ऑफ देम, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो इनको। जनरली इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होती हैं जो एडवोकेट होती हैं, जो जनरल रेगुलर प्रैक्टिशनर होती हैं, जिनको हाई कोर्ट उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचती हैं। तो सिंस देन ओनली 10 वीमेन इंक्लूडिंग दोज स्वॉर्न ऑन ट्यूसडे, मतलब अभी जो है आप ये देख सकते हो कि जितने भी आपके टोटल आज तक सिर्फ 10 फीमेल जजेस जो हैं वही आज तक पहुंच पाई हैं, और इसमें से आप इंक्लूड कर लीजिए इस बार की 3, यानी कि अभी तक जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है तब से सिर्फ 7 ही ऐसे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक फीमेल जजेस जो पहुंच पाई हैं। तो एक बहुत अच्छा इवेंट है कि एक साथ 9 में एटलीस्ट हमने वहाँ पे रेशियो जो है वो अच्छा रखा है, दैट इज़ 6 और 3 के रेशियोज़ में ये गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसको आप थोड़ा पढ़ना, ये 9 न्यू जजेस जो है एक साथ इन्होंने स्वर्ण किया है। सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड इन 1989, 39 ईयर्स आफ्टर द एपेक्स कोर्ट बिकेम इनटू एग्जिस्टेंस, सिंस ओनली 10 वीमेन इंक्लूडिंग दो स्वर्ण ऑन ट्यूसडे हैव बिकम सुप्रीम कोर्ट जजेस इन एपेक्स कोर्ट। रिप्रेजेंटेशन एट हाई कोर्ट्स has been no better, only 11% of the judges being women, the lower judiciary fares slightly better। तो लोअर जुडिशरी में फिर भी थोड़ा बहुत नंबर हमको दिख जाता है, बट हाई कोर्ट आप देख सकते हो कि 100 अगर जजेस अगर हैं तो वहाँ सिर्फ 11 फीमेल जजेस हैं इस परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो। और इसके अलावा आज तक हमारी हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ये 3 जजेस को मिला करके 10 वीमेन ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाई है। बट हाँ, 2027 में जस्टिस वी नगराथना अगर इस तरह से अगर प्रमोशन अगर होता रहा तो ये हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, पहली हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, यानी कि अभी तक की हिस्ट्री में एक भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं हुई है। तो ये सब न्यूज़ आप देखिए, इसको समझिए, और इससे रिलेटेड ये भी आपका न्यूज़ था जिसमें बात किया गया है कौन किया, अब इनको ओथ किसने दिलवाया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कवर करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कब बना, जजेस कितने हैं टोटल, अभी कितने हैं, टाइम टू टाइम इसमें कितना इंक्रीज़ किया गया, यानी कि आप थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। इससे आपका ये पॉलिटी का सेक्शन भी कवर होगा, और थोड़ा सा इसका आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिकल जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है वो कवर होगा। इसके अलावा अभी जो करंट न्यूज़ है वो तो आपको कवर करना ही है, ठीक है। तो इन सब न्यूज़, अब इस पर आपको मेरे तरफ से भी आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम थोड़े से अपने लेक्चर पे जो जिस बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़िलहाल मेरा फोकस वही रहेगा।
देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन का पूरा ये चार्ट दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो, रिप्रेजेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ये चार्ट के हिसाब से ये बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्टिस एम फातिमा बीबी, ये पहली हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज थी। कब बनी थी? 1989। अब ये ईयर के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हमारे, क्योंकि न्यूज़ चल रहा है तो इससे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी हमारी, तो दैट वाज एम फातिमा बीबी, जो कि 1989 में उन्होंने ओथ लिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो इन अपॉइंटमेंट्स में फ़ीमेल कितनी कितनी हुई हैं। तो अभी जा कर के यहाँ पर ये 3 फीमेल जो है वो देखने को मिली है। इससे पहले आपका 2018 में एक का अपॉइंटमेंट हुआ था, और उससे पहले आप ये नंबर्स देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 2018 में ये अभी इसमें रेड वाला जो है वो सर्विंग है यहाँ पे, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ये रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कि जो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला। और इसके अलावे आपका यहाँ पे इस नंबर को देखो और इस नंबर को, ठीक है। तो एम फातिमा बीबी 1989 में ये रिटायर्ड हुई थी, तो ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी इनकी जो हिस्ट्री है वो आप इसमें चेक कर लोगे। उसके अलावा देखो रिप्रेजेंटेशन इन हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट में भी आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। तो थोड़ा सा सिक्किम में यहाँ पे 33.3 का, यानी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन है। बाकी आप देखो मणिपुर और इन सब, मणिपुर उत्तराखंड तक यहाँ पे ये जो 4 हैं यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो थोड़ा सा इस न्यूज़ को आप देखना, यहाँ पे देखो ये मैप के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हो, देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन इससे नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो ये पैरा ओलंपिक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पैरा ओलंपिक की जब हम बात कर रहे हैं, तो पैरा ओलंपिक में हमको यहाँ भी जानना है कि इसका पैरा ओलंपिक का हिस्टोरिकल इवेंट क्या है, इंडिया का इसमें जर्नी क्या रहा है। जैसे लास्ट वाले में क्या जर्नी रहा है, इस वाले में क्या जर्नी रहा है। इसके अलावा इस वाले में हमारे कितने हमारे टोटल मेडल्स आए हैं, कौन कौन से विनर हैं, किस किस कैटेगरी से हैं। तो ऐसे न्यूज़ को आप कवर कर सकते हो। मैंने जस्ट एक यहाँ पे कटआउट लगाया है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये जो सरद हैं इनकी यहाँ पे फाइल दी गई है। मरियप्पन, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा सिंगराज का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ थे। तो न्यूज़ को आप डेली बेसिस पे कवर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिलेगा। ये पैरा ओलंपिक गेम्स हुए कहाँ, तो वहीं टोक्यो के अंदर ही हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसको जब आप मान लो, जैसे आप अब ये स्पोर्ट्स वाला पोर्शन हो गया, यानी कि हर तरह के न्यूज़ पे आपके ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक है, चाइना ओपन्स फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन। यहाँ पे देखो ये चेंगडू से लेकर के आपका लिंगचेंग और उसके बाद यंगून, जो कि म्यांमार में है। यहाँ पे बिल्कुल ये बे ऑफ बंगाल है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, बिल्कुल यहाँ तक इसने रेल कनेक्टिविटी जो है वो पहुँचा दी है। आने वाले समय में अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि हमारा इनके साथ क्लैश इधर बॉर्डर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पर ये आराम से, अगर म्यांमार के साथ इनके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएं, या अगर उनको बहुत ज़्यादा कर्ज में डाल दे, तो वो अपने सेना को लेकर के वो यहाँ भी आ सकते हैं। या इन फ्यूचर यहाँ नीचे में यहाँ पर एक मलक्का स्ट्रेट पड़ता है, वहाँ से भी इनको सामान ले जाना होता था। इन फ्यूचर ये यहाँ से भी अपने सामान को लेकर के सीधा चाइना में पहुँचा सकते हैं, या दूसरे तरफ जो पाकिस्तान वाला साइड है वहाँ से चाबहार पोर्ट से भी वो हमारे ऊपर JNK से होता हुआ वो चाइना में सामान लेकर के जा सकते हैं। तो इसको जनरली एक नाम दिया गया है रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना जो है हमारे आसपास, जैसे यहाँ पे देखो इस जगह पे, इसके अलावा नीचे श्रीलंका के हम्बनटोटा में, उधर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, इन सब जगहों पे ये कंटिन्यू ये पोर्ट बना रहे हैं। और इस तरह से कहा जा रहा है कि ये आर्मी का बेस बना रहे हैं और वहाँ पे ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के न्यूज़ को आपको कवर करना है। इंडिया इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या पॉलिसी अपनाई है, इंडिया ने डायमंड नेकलेस की वो पॉलिसी जो है उसने अपनाई है। तो इस तरह से ये सब न्यूज़ आप थोड़ा बहुत इसको कवर कर, कनेक्ट लॉजिस्टिक लाइंस टू ऑफ सिंगापुर, म्यांमार टू चाइना, ठीक है। अब इसमें न्यूज़ में आप देख सकते हो क्या है, ये कहाँ से कहाँ लिंक आया है। तो ये आपका थोड़ा सा करंट इवेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जिसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड।
तो न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे, देखो न्यूज़ में बहुत सारे आपको न्यूज़ मिलेंगे, बट सारा न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आप जिस एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, उसके हिसाब से चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो जब भी आप न्यूज़ को देखते हो आप उसमें बांटिए कि उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या हो सकता है, कोई भी मैटर, जैसे हमने अभी ब्रिक्स के ऊपर बात किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात किया, हमने पैरा ओलंपिक गेम्स के ऊपर बात किया। आप अगर तुरंत नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट अपने नोटबुक के अंदर इससे रिलेटेड आप एक चार्ट बना लो कि अच्छा इसके ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर हमको देखना है हिस्टोरिकल इवेंट, उसके बाद उससे रिलेटेड या अलग जो टॉपिक है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावे आप जो उसमें करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसको, तो अपने तैयारी को न्यूज़पेपर रीडिंग में इस 3 हिसाब से 3 डिवीज़न में आप रख करके प्रिपेयर कीजिए। आपका 90% सिलेबस जो है एग्ज़ाम में कवर होगा। कुछ क्वेश्चन जनरली ऐसे आते हैं या बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़े हुए भी हो, थोड़ा बहुत हमसे मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम में, ये बहुत जेन्युइन है, किसी के लिए भी जेन्युइन है, बट 90% जो आपका करंट होगा वो कवर होगा। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ नहीं, सिर्फ न्यूज़ को पढ़िए, इंपॉर्टेंट सेक्शन को मार्क कीजिए, उसको अपने नोटबुक में लिख करके रख लीजिए। अगर आप उससे रिलेटेड अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट्स नोट कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट एग्ज़ाम से 2 महीने 3 महीने पहले या जब आपको उस टाइम मिलेगा आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा बाकी आप हमारे वीडियोज़ के साथ रेगुलर कनेक्टेड रहिए। हम यहाँ पर आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स की डिस्कशन की वीडियो, इसके अलावा स्टैटिक जीके और पॉलिटी एंड जो आपका थोड़ा बहुत लॉ का सेक्शन है, इसको हम वीडियोस के माध्यम से आपको रेगुलर कवर कराएंगे, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको रेगुलर क्वेश्चन और क्विजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और इसके अलावा आप इस पे अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।